हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद नौकरी में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि बिहार का परिचय, ठीक है, बिहार का एक सामान्य परिचय। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे प्राचीन बिहार का इतिहास। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्राचीन बिहार का जो ये इतिहास है। ठीक है, अब प्राचीन बिहार क्या है, इसमें आप कौन क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन बिहार में पाषाण काल आपको पढ़ना है, ठीक है, वैदिक काल आपको पढ़ना है, ठीक है, महाजनपद काल पढ़ना है, मौर्य एवं गुप्त वंश पढ़ना है, बौद्ध एवं जैन धर्म पढ़ना है। ठीक है ना, आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए आगे देखिए, प्राचीन बिहार के जो इतिहास के जो स्रोत हैं इसको देखते हैं। इसमें है कि प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, प्राचीन बिहार के जो इतिहास का जो स्रोत है उसको जानने के लिए दो प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है। पहला स्रोत क्या है, तो पहला है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक यानी कि जो खुदाई से जो प्राप्त करके जो चीज़ों को प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, उसको पुरातात्विक कहते हैं। और साहित्यिक चीज़ें, जो भी चीज़ें मतलब जैसे आलेख वगैरह, जो भी अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उससे प्राप्त की गई है। तो आपको पता चल गया होगा कि इतिहास को जानने के लिए, जो मतलब बिहार इतिहास को जानने के लिए दो स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक के बारे में हम देखते हैं। पुरातात्विक में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक, ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद, चेचर, चेचर जो वैशाली है, ठीक है, मनेर, पटना, सोनपुर से ताम्र प्रस्तु वस्तु को मृद भंडार प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखिए, मौर्यकालीन अभिलेख, जो मौर्यकालीन में जो अभिलेख थे उन उसको देखिए। मौर्यकालीन अभिलेख कौन कौन से, तो लोहिया था, नंदगढ़, लोहिया, अरेराज, ठीक है, रामपुरवा आदि। ठीक है ना, जो मौर्य काल में ये अभिलेख प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है कि बराबर की गुफा, ठीक है, बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, जो विक्रमशिला से जो प्राप्त स्मारक हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, दिया है कि खुदाई से प्राप्त सिक्के, ठीक है, जो खुदाई से प्राप्त हुए वह सिक्कों के बारे में ये बात कर रहा है। इसके बाद देखेंगे कि मानके एवं मूर्ति आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, ये क्या, ये सारे पुरातात्विक स्रोत हैं जो भी सिक्के प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, जो भी सारे सिक्के प्राप्त किए गए हैं ये पुरातात्विक सिक्के हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। तो साहित्यिक स्रोत में देख लीजिए, साहित्यिक स्रोत क्या है इसमें है रामायण, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बौद्ध है रचना, ठीक है, बौद्ध रचना में क्या है, अंगूतर है, निकाय है, दृढ़ निकाय, ठीक है, विनय पिटक है। और जैन जो रचना है क्या है, तो भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगस्थनीज है, जो मेगस्थनीज को इंडिका कहते हैं, ठीक है, इंडिका है, फरिहान है, ठीक है, इंतिंग है, हेनसांग के यात्रा वृत्तांत इसमें है। उसके बाद देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एवं एवं उनके स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, प्राचीन जो बिहार है इसकी विस्तृत यानी कि पूरा विस्तार से जो इतिहास की जानकारियाँ इसमें मिलती है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, पूरा पाषाण काल है, ठीक है ना, ये पाषाण काल है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। तो इसमें देखिए, इस काल में मानव आखेट एवं खाद्य संग्रहक था। मानव क्या था, मानव आखेटक था। आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी था, एवं खाद्य संग्रहक था। शिकार करके, ठीक है, शिकार करके वह भोजन को इकट्ठा करता था। बात समझ में आ रही है, शिकार करके वह भोजन को इकट्ठा करता था। आगे देखिए, आगे क्या है, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ियाँ, चाकू,
खुरपी आदि प्राप्त हुए। तो दक्षिण बिहार में जो मुंगेर और नालंदा है, ठीक है, वहाँ से क्या प्राप्त हुए, तो खुदरे पत्थर के कुल्हाड़ियाँ, चाकू और खुरपी, ये सब सारी चीज़ें क्या वहाँ से प्राप्त हुए। उसके बाद देखिए ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। ये जो भी अवशेष हैं वो कहाँ कब के हैं, तो 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, मध्य पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है, तो इस पाषाण काल में आप मानव आखेटक खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक था। ठीक है, इस मध्य पाषाण काल में मानव क्या था, तो मानव आखेटक मतलब क्या होता है, शिकारी था। ठीक है, और खाद्य संग्रह यानी कि भोजन को इकट्ठा करता था, एवं पशुपालक था, यानी कि जानवरों का क्या करता था, जानवरों को पालता था। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, मानव द्वारा पहला पालतू जो पशु था कौन सा था, तो कुत्ता था। मानव सबसे पहले किस पशु को पाले, तो कुत्ते को पाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, इसमें क्या है दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटा आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। तो दक्षिण बिहार का जो मुंगेर इलाका है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो वहाँ से तेज धार वाला जो औजार है वह प्राप्त हुआ। ठीक है ना। उसके बाद ये अवशेष लगभग 40,000, ठीक है, से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल, नव पाषाण काल। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था। मानव क्या था, खाद्य उत्पादक हो गया था, मतलब खाद्य खाने वाली जो चीजें हैं मानव स्वयं उसको पैदा करने लगा। ठीक है, मतलब उसको एक तरह से बोलेंगे कि उपाजने लगा, मतलब बोने लगा। ठीक है, और देखिए और मानव बस्तियों में निवास करने लगा, यानी कि तब नव पाषाण काल में मानव के पास इतनी सोचने की क्षमता डेवलप हो गई कि वह अपना खाना खाने के लिए जो भी गेहूँ चावल या जो भी मतलब चीज़ें हैं क्या करने लगा, वह खुद बोने लगा और मानव बस्तियों में निवास करने लगा। वह एक झोपड़ी घर बना के जैसे वह एक बस्ती में क्या रहने लगे। ठीक है, आगे देखिए, नव पाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुए। नव पाषाण काल के जो अवशेष हैं वो कहाँ प्राप्त हुए, तो बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुए। इसके बाद चिराद जो इस समय सारण है, चेचर यानी कि जो वैशाली में है, मनेर जो पटना में है, और सनुआर जो रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार से प्राप्त हुए। ठीक है, आगे देखिए, कैमूर की पहाड़ियाँ, जो कैमूर की पहाड़ियाँ है नावादा और जमुई की गुफाओं से प्राप्त हुए। ठीक है, नवादा और जमुई की गुफा चित्र से प्राप्त हुए। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, ये जो अवशेष हैं कब के हैं, तो 2500 ईसा पूर्व हैं। आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है, एक मिनट, हाँ आगे देखिए, आगे क्या है, तो आगे हम देखेंगे ताम पाषाण काल। कौन पाषाण काल, तो ताम पाषाण काल। ठीक है, ताम पाषाण काल में क्या है, तो चिराद, सोरपुर, ताराड़ी, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले। ठीक है, इन जगहों से क्या ताम्र पाषाण के अवशेष मिले, और इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ताम, ठीक है, इसके उपयोग के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। और इसके बाद बात करेंगे, ये अवशेष लगभग कितने, 1,000 ईसा पूर्व के हैं। ये जो भी अवशेष हैं ये कितने ईसा पूर्व के हैं, तो 1,000 ईसा पूर्व के हैं। आगे आगे देखिए, आगे क्या है, वैदिक काल। कौन से काल, तो आगे है ये वैदिक काल। ठीक है ना, वैदिक काल में क्या है, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। जो आर्य जो थे उनके द्वारा जो स्थापित की गई जो सभ्यता, उस सभ्यता को हम क्या कहते हैं, तो वैदिक सभ्यता कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। इस सभ्यता का इतिहास किस पे आधारित है, तो वेदों पर आधारित है। ठीक है,
आगे देखिए, वैदिक सभ्यता के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वैदिक। कौन-कौन? पहला है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 है। और उत्तर वैदिक काल कब से है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक, ठीक है, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक क्या है? उत्तर वैदिक में ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। पूर्व वैदिक में क्या था? ऋग्वैदिक जो सभ्यताओं का विस्तार है बिहार के क्षेत्र में नहीं था। और उत्तर वैदिक काल में आर्य का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। जो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार हुआ वह गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपको और चीज़ों को और अच्छे से विस्तारित करके समझाने का काम करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र जो है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण जो है लगभग 800 ईसा पूर्व की रचनाओं में मिलती हैं। ठीक है, बिहार के जो भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्च शतपथ जो ब्राह्मण है लगभग 800 ईसा पूर्व की रचनाओं में मिलती है। ठीक है, इनमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। ठीक है, जो तिरछुआ मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। आगे देखिए, ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। इसके बाद हम देखेंगे महाजनपद काल। कौन काल? तो महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अंगुतक निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारियां मिली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुतक जो निकाय है एवं भगवती सूत्र जो है ना, वहाँ से 16 जनपद की जानकारियां मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार जो क्षेत्र है बिहार में था। ठीक है, इसमें बिहार में था। पहला क्या है? तो पहला देखिए, वाणिज्य लिच्छवनी। ठीक है, ये कहाँ पे? तो वैशाली मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है? मगध। मगध कहाँ है? पटना, गया और नालंदा क्षेत्र में है। ये देखिए अंग कहाँ पे है? तो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में। ठीक है, ये भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे वाणिज्य संघ महाजनपद। वाणिज्य संघ महाजनपद, इसमें क्या है? वाणिज्य संघ 8 राज्यों का संघ है। अट्ठकुला था। ठीक है, वाणिज्य लिच्छवनी, ज्ञातुक, विद्रोह, उग्र, भोग, कुरु तथा इच्छुक, इन संघ के 8 जनपद थे। वाणिज्य संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवनी जनपद था। इसके बाद देखेंगे लिच्छवनी को राजधानी वैशाली थी। जो लिच्छवनी का राजधानी था, लिच्छवी का जो राजधानी कहाँ है? तो वैशाली थी। और वैशाली जो नगर है, नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है, जैसे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बिहार में, ठीक है, तो उसमें आपको जरूर ये चीज़ें जरूर आएंगी। उसमें पूछता है कि वैशाली नगर का स्थापना कौन से राजा ने किया? तो आप बोल सकते हैं कि राजा विशाल ने किया। इसके बाद देखिए, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विद्रोह तथा कुंडग्राम के ज्ञातिक वाणिज्य संघ के प्रमुख जनपद थे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है वाणिज्य संघ लिच्छवनी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, वाणिज्य संघ लिच्छवनी को विश्व के प्रथम गणराज्य की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद कह रहा है मगध जनपद। उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध का जो जनपद है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, 1 मिनट। उसके बाद हम पढ़ेंगे मगध का जनपद। मगध राजनीति, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। जो मगध राजनीतिक और आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी जितने भी महाजनपद थे उससे क्या था? सबसे अधिक शक्तिशाली, ताकतवर
जो महाजनपद मगध था। ठीक है, किस किस कारण से? तो राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक, इन सभी कारणों से ताकतवर और शक्तिशाली था। उसके बाद देखेंगे मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिवज राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। ठीक है, ये 5 जो पहाड़ियों से क्या घिरा हुआ नगर था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। जो मगध है उसका विस्तार कहाँ से था? तो पटना से गया क्षेत्र में था। उसके बाद मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद में मिलता है। किस वेद में? तो अर्थवेद में मिलता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अंग जनपद। क्या है? अंग जनपद। अंग जनपद में क्या है? अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? तो भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। ठीक है, इसके बाद देखिए अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग जनपद महाजनपद की राजधानी चंपा थी और अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। जो बिंबिसार था ब्रह्मदत्त को हराकर मगध, ठीक है, मगध को अपने 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 में मिला लिया। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे मगध का उत्कर्ष एवं राजवंश। मगध का उत्कर्ष एवं राजवंश। ठीक है, इसमें क्या है? तो मगध का जो स्थापना, ठीक है, मगध का जो स्थापना है तो बृहदस्त ने की थी। किसने किया? बृहदस्त ने किया था। बृहदस्त का पुत्र जो था वो कौन था? तो जरासंध था। कौन था? जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है ना। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो जरासंध था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। तो जरासंध को भीम के द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका परिणाम महाभारत में मिला। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। मगध का जो प्रारंभिक राजधानी था वह कहाँ था? तो राजगृह था। 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। जो राजगृह था वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्या था? सुरक्षित क्षेत्र था। उसके बाद देखेंगे मगध। मगध में उर्वर भूमि, नदी की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। जो मगध था वो भूमि, नदी की उपलब्धता में खनिज एवं वन संसाधन, ये सारी चीजें वहां पर थी। ठीक है, इसीलिए वह क्या था? आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। उसके बाद देखेंगे बृहदत्त। जो बृहदत्त थे, बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुजय था। कौन था? रिपुजय था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हर्यक वंश। कौन सा वंश? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश कब से कब तक था? तो 544 से 1412 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, हर्यक वंश। इस वंश की जो स्थापना था किसने किया? तो बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? तो बिंबिसार ने किया था। और कब किया था? तो 544 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रत्यय दिया। ठीक है ना। पहली कहानी पत्नी कौशल्या देवी को कौशल की राजकुमारी थी। पहली जो पत्नी थी कौशल देवी, कौशल की क्या थी? राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र मिल गया। इस विवाह से जब वो कौशल देवी से विवाह किया तो उस विवाह में उसे दहेज के रूप में जो काशी का क्षेत्र था उसे मिला। ठीक है, आगे देखिए, आगे है उसकी दूसरी पत्नी चेलना, चिल्हन्ना। ठीक है, बहुत क्रिटिकल नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। चिलन्ना जो थी, ठीक है, ये क्या थी? लिच्छवी। लिच्छवी जो है, ठीक है, लिच्छवी के राजा, लिच्छवी एक महाजनपद है। ठीक है, यहाँ के राजा चेटक,
चेटक, देखिए कैसा कैसा नाम है भाई इसके देखिए चेटक की जो पुत्री थी, ठीक है, जो चेल्हान थी, वो लिच्छवी राजा जो चेटक थे उनकी लड़की यानी कि पुत्री थी। समझ रहे हैं बात को? हाँ देखिए, उसके बाद उसकी तीसरी पत्नी, अरे वो तो 3 शादियाँ लग रहा किया है भाई, 3 शादी, इसमें तीसरी पत्नी क्षेमा थी, क्षमा नहीं क्षेमा थी, जो पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। उसके बाद देखिए बिंबिसार की अवंतिका के शासन चंड स्रोत के साथ मैत्री संबंध बना, ठीक है ना। कौन सा संबंध बना? तो मैत्री संबंध बना। उसके बाद देखेंगे बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवन को भेजा था। कौन से जीवन को भेजा था? तो राजवैद्य जीवन को भेजा। बिंबिसार की हत्या कर दी गई। बिंबिसार की हत्या कब कर दी गई? तो 1492 ईस्वी पूर्व में उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। बताइए, इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, इनकी हत्या कर दिया। ठीक है, आगे देखिए अजातशत्रु 1492 ईस्वी 1492 से 1460 ईस्वी पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बन गया। ठीक है, इनके बाद हर्यक वंश का शासन बना। उसका वास्तविक नाम कुड़िक था। जो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है, उसका जो वास्तविक नाम क्या था? कुड़िक था। ठीक है, बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु जो था देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। ठीक है ना। इसके बाद अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसको पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद देखेंगे बाद में अजातशत्रु का विवाह संप्रणजीत की पुत्री जो बाजीरा थी, ठीक है, उससे हो गया। अजातशत्रु ने वाणिज्य संघ एवं मल्लों को पराजित किया। ठीक है, अजातशत्रु के प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु जो था वो प्रारंभ में किसको मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, अजातशत्रु जो था 1483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपदी गुफाओं में प्रथम बौद्धिक संगीत का आयोजन करवाया। उसके बाद सिलन अनुश्रुति, ठीक है, सिहल अनुश्रुति के अनुसार 1460 ईसा पूर्व में उदयन, ठीक है, यह उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। जो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु, अब अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, वो अपने पिता का हत्या कर दिया। अब देखिए अपने पिता का क्या कर दिया? हत्या कर दिया। बताइए कैसे कैसे लोग हैं भाई आगे देखिए उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, जो अपनी राजधानी क्या किया? राजगृह से पाटलिपुत्र, गंगा सोनपुर एवं, ठीक है, गंगा सोनपुर एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर दिया। ठीक है ना, स्थानांतरित क्या किया? स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है उड्डयन के 3, देखिए उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। जो नागदशक था इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। अब हम पढ़ेंगे शिशु नाग वंश। कौन सा नाग वंश? तो शिशु नाग वंश। एकदम देखिए एकदम शॉर्ट में हम लोग सारे चीज़ों को कर रहे हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बिहार स्पेशल की क्लास आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी बिहार स्पेशल की जो भी क्लासेस हैं पूरी आपको टारगेट विथ नौकरी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है साथी, तो आइए इसके बाद देखते हैं शिशु नागपुर ने हर्यक वंश की जगह शिशु नाग वंश की स्थापना किया।
ठीक है। नाग ने क्या किया, शिशुनाग ने किया हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया, और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बना लिया। किसको राजधानी बनाया, तो वैशाली को राजधानी बना लिया। उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया, अवंतिका के राजा अवंतीवर्धन को क्या पराजित कर अवंतिका के को मगध में मिला लिया। ठीक है, अवंतिका को मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है, इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स्य एवं कौशाम्बी को मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। पुराणों में उसे काग वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कालाशोक का समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। जो मगध की राजधानी थी पुनः क्या हुई, पाटलिपुत्र हो गई। और कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करा। बात समझ में आ गई। देखिए, उसके बाद कालाशोक की मृत्यु के बाद उनके 10 पुत्र ने शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब इसके बाद हम देखेंगे नंद वंश। ठीक है, नंद वंश देखेंगे, ये हमारा लास्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। देखिए, नंद वंश 344 से 321 तक है। महापद्नंद जो है 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया। ठीक है, इसके बाद महाजनपद जो ने एक राट अथवा एक छत की उपाधि धारण किया। ठीक है, उसके बाद पाली ग्रंथों में महानंद का उग्रसेन कहा गया। जो पाली ग्रंथ था उसमें महानंद को क्या उग्रसेन कहा गया। पाली ग्रंथों के महानंद को उग्रसेन कहा गया, और पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। जो उग्रसेन है इसको हम लोग पुराणों में परशुराम का जो दूसरा अवतार है वह कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ, उसके बाद क्या है, महापद्नंद को पांचाल, इच्छुक, काशी, अश्वम, कालिंग, मैथिल आदि राज्य जो है को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का जो सर्वाधिक विस्तार था, ठीक है, महानंद के समय पर हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान जो पढ़नी थे महानंद के समकालीन थे। जो व्याकरण के महान विद्वान पढ़नी थे वो क्या थे, तो महानंद के समकालीन थे, मतलब उनके बराबर थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम देखेंगे इस वंश का अंतिम जो शासक था। ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था कौन था, घनानंद था। कौन था, घनानंद। घनानंद के समय ही यूनानी जो शासक सिकंदर ने भारत पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। जब उस समय घनानंद का जो समय था उस समय यूनान के जो शासक सिकंदर था भारत पर क्या किया, आक्रमण किया। कब किया, तो इसमें दिया है 326 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, उसके बाद नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। जो नंद वंश था वह आर्थिक और सैन्य से क्या था, काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्तियों के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था, उसके डर से। ठीक है ना, घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान जो ब्राह्मण चाणक्य को अपमान किया था। ठीक है ना, चाणक्य का क्या अपमान कर दिया, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की क्या किया, हत्या करवा दिया। बताइए, चाणक्य का अपमान किया उन्होंने घनानंद, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर क्या किया, घनानंद का हत्या करवा दिया। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का स्थापना किया गया। बात समझ में आ रहा है। घनानंद ने क्या किया था, जो ब्राह्मण चाणक्य थे उनका अपमान किया। ठीक है, और चाणक्य ने क्या किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद की हत्या कर दी। और घनानंद
जब हत्या उनका हो गया तो नंद वंश का पतन हो गया, ठीक है। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।